अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट का जो हिस्ट्री है, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले डार्विन ने ये बात बताई कि देखिए सर्वाइवलशिप और एडेप्टेशन, यानी कि किसी भी इंसान के जो उत्तरजीविता है और अनुकूलन है, सर्वाइवलशिप और एडेप्टेशन में इस बात का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है कि वो अपने इमोशंस को कैसे और कितना एक्सप्रेस करता है, कैसे और कितना। इस बात को समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप किसी कंपनी के बॉस हैं और आप घर से झगड़ा करके आते हैं। आपका प्यून भी बेचारा दुखी है। जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो बेचारा दुखी होने की वजह से आपके गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाता है। अब क्योंकि उसने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, अब आप यहाँ पे दो तरीके से एक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, या तो आप जो अपने घर का गुस्सा है सारा प्यून पे ही निकाल दो, 2-4 गालियाँ सुना के और 2-3 थप्पड़ मार के अपना गुस्सा थोड़ा सा शांत कर लो। ठीक, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे अपने एंगर को कंट्रोल करो, ऑफिस में जाओ और बाद में 2-4 घंटे के बाद उसे अलग से बुलाओ ऑफिस में, सबके सामने नहीं, अलग से, और उससे पूछो कि भाई क्या बात है, तुम थोड़ा सा खोए खोए रहते हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। इस बात से हो सकता है कि वो आपको सारी बातें अपनी जो प्रॉब्लम से बता दे और आप ये समझ जाओगे कि भाई मॉर्निंग में उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश क्यों नहीं किया था। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। मान लीजिए कि रात में ऑफिस से जाने के टाइम पे आपका ऑफिस से आपने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, सभी जो आपके स्टाफ है वो जा चुका है, केवल प्यून है और आप हैं। आप पार्किंग से अपना गाड़ी निकाल ही रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया। अब मान लीजिए आपने सुबह उसको 2-4-5 थप्पड़ जड़ दिए होते और गालियाँ सुना दी होती, तो हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि आपके एक्सीडेंट होने के बाद, क्योंकि उसका तो टाइम जो ड्यूटी का है वो तो ख़त्म हो चुका है, वो हो सकता है कि आपको उसी सिचुएशन में छोड़ करके आगे निकल जाए और आप एक्सीडेंट होने के बाद वहीं पे पड़े रह जाओ। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहला स्टेप नहीं लिया था, एंगर को कंट्रोल कर लिया था, आपने उससे अच्छे से बात की थी, आपने उसे समझा दिया था अकेले में। इस वजह से आपने उसको आपके लिए उसके अंदर बहुत रिस्पेक्ट है और इस रिस्पेक्ट की वजह से आपके एक्सीडेंट होने के बाद आपको बचाने के लिए वो अपनी जान लड़ा दे। 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो अब हम बात कर रहे थे किसकी, डार्विन की। तो अब आप डार्विन की बात को ये समझ गए होंगे कि डार्विन क्यों कह रहे हैं कि किसी भी पर्सन के लिए जो सर्वाइवलशिप है और एडेप्टेशन है उसमें इस बात का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि कोई भी पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करता है और कितना करता है। अब बात करते हैं 19वीं सेंचुरी की। इस टाइम पे हीगल जैसे कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने जो इंटेलिजेंस होता है उसे किसी भी इंसान के लिए सबसे हाईएस्ट एबिलिटी बता रहे हैं, यानी कि जो नॉलेज है उसको वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो उस टाइम पे सोरेन किरकेगार्ड जैसे भी कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो इंसान है उसकी असली पहचान तो उसकी भावना से होनी चाहिए, उसके इमोशन से होना चाहिए, ना कि उसके नॉलेज से, ना कि उसके इंटेलिजेंस से। अब उस टाइम पे हीगल के सामने सोरेन की बात किसी ने नहीं सुनी और इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। बाद में 1920 में थॉर्नडाइक नाम के एक दूसरे थिंकर थे, साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक सोशल इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट दिया और ये बताया कि भाई जो हमारे सोशल रिलेशंस हैं उनको ठीक तरीके से परफॉर्म करने के लिए, उसको ठीक तरीके से मैनेज करने के लिए जो सोशल इंटेलिजेंस है इसकी बहुत ज़रूरत होती है। इसके बाद 1940 में डेविड वेसलर ने
सबसे पहले बताया कि भाई जो कोई भी इंसान होता है उसके सक्सेस के पीछे, जो उसको सफलता मिली है उसके पीछे ज़रूरी नहीं है कि केवल वो कितना इंटेलिजेंट है ये बात हो, बल्कि जो उसका इमोशनल एस्पेक्ट है, जो उसका भावनात्मक पहलू है, उसको भी बहुत इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। यानी ये कह रहे हैं कि भाई देखो, सक्सेस के पीछे ये रीज़न बस नहीं हो सकता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, बल्कि वो उसका जो इमोशनल एस्पेक्ट है, ये राइट टर्म अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने केवल क्या बोला कि भाई इमोशनल एस्पेक्ट। फिर इसके बाद 1950 में मैस्लो आते हैं और उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक और थिंकर आ गए जिन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। फिर इसके बाद 1983 में गार्डनर ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुल बुद्धिमत्ता का सिद्धांत। अब इसमें उन्होंने किसी भी इंसान के जो इंटेलिजेंस होता है उसको 8 टाइप्स में डिवाइड किया। अब वो जो 8 टाइप्स का, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में इंटेलिजेंस की डेफिनेशन की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस को साइकोलॉजिस्ट कंक्लूड नहीं कर पाए कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या हो, लेकिन गार्डनर यहाँ पास क्या बता रहे हैं कि देखिए भाई, जो इंटेलिजेंस है वो 8 एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। तो वो जो 8 एलिमेंट्स हैं उसमें से 2 एलिमेंट ऐसे थे जो इमोशनल इंटेलिजेंस से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। अब जो 2 एलिमेंट हैं उसमें एक एलिमेंट था इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और दूसरा था इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए, इंटर का मतलब होता है 2 के बीच में, इंट्रा का मतलब होता है 1 के अंदर। ठीक, जब कहा जा रहा है इंटरपर्सनल, यानी कि ये वो एबिलिटी है जिससे कि हम दूसरों के जो इरादे हैं, उनकी जो मन स्थिति है, जो उनके इमोशंस हैं, जो उनका नेचर है, जो उनकी डिज़ायर्स हैं, जो उनके मोटिवेशन हैं, मतलब सब कुछ हम किसके बारे में समझ रहे हैं, हम दूसरे के बारे में समझ रहे हैं। तो ये अगर हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं तो ये क्या हो गया, इसे कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। अब दूसरा है इंट्रापर्सनल। तो इंट्रापर्सनल में आपको इन्हीं सब चीज़ों को, जो ऊपर अभी मैंने बताया कि दूसरे के इरादे क्या हैं, उनकी मन स्थिति क्या है, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं, नेचर क्या है, डिज़ायर्स क्या हैं, मोटिवेशन क्या है, यही सब कुछ अपने अंदर हमें देखना होता है। तो यानी कि 2 तरह की एबिलिटी हो गई, एक में हम दूसरे को स्टडी कर रहे हैं, एक में खुद को स्टडी कर रहे हैं। जब दूसरे को स्टडी कर रहे हैं जिसको बोल रहे हैं इंटरपर्सनल, और जब हम खुद को स्टडी कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, इंट्रापर्सनल। इसके बाद 1985 में वेन पेन, इन्होंने बताया कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड जो है, जो अब तक जो कहा जा रहा था कि भाई जो इमोशनल एस्पेक्ट है, इमोशनल साइड है, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाए, उसको इन्होंने एक वर्ड दे दिया कि भाई ये इसके लिए एक वर्ड होना चाहिए और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसकी प्रॉपर इन्होंने डेफिनेशन भी दी। हालांकि इसके पहले 1966 में भी बारबरा ल्यूनर ने इसको यूज़ किया था, लेकिन फिर भी जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, वेन पेन को। इसके बाद 1987 में इमोशनल क्यूसेंट जो वर्ड है उसको कीथ वेस्ले ने दिया। अब ये नई चीज़ आ गई। अभी हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, यानी कि EI, और ये क्या कह रहे हैं, इमोशनल क्यूसेंट यानी कि EQ। अब इसके बारे में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद 1990 में 2 साइकोलॉजिस्ट, पीटर सेलोवी और जॉन मेयर, इन लोगों ने मिल करके एक बहुत डिटेल्ड ऐसे लिखा जिसका टॉपिक था इमोशनल इंटेलिजेंस। बाद में उन्होंने एक बुक भी लिखी, बुक का नाम था व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। और फिर आते हैं 1995 में डेनियल गोलमैन, और इन्होंने एक बुक लिखी जो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई, और बुक का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस,
वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। यानी कि इस बुक में बताने की कोशिश की गई कि भाई जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो IQ लेवल से IQ से ज़्यादा है। इसके बाद इन्होंने और भी काफ़ी सारी बुक्स लिखी, इनके बहुत सारे वीडियो भी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। और इसमें इन्होंने ये बताया कि भाई देखिए ऐसा है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डेवलप कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि IQ को हम एक लेवल तक ही इंक्रीज़ कर सकते हैं, या ये कहें बहुत कम इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से IQ फिक्स हो गया, आफ्टर बर्थ वो फिक्स है। लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसको क्या किया जा सकता है, इसको डेवलप किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो हमारा बायोलॉजिकल सिचुएशन है हमारे बॉडी का या हमारे सराउंडिंग का, वो एक तरह से इसको फिर भी थोड़ा बहुत डिलिमिट कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई किसी को हाई BP का प्रॉब्लम ही है, उसके जीन्स में ही कुछ डिफेक्ट है, उसकी वजह से उसको हाई BP का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि गोलमैन बताना चाह रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको डेवलप किया जा सकता, नो डाउट, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं।